तो हम इतिहास के शायद सबसे कनेक्टेड दौर में जी रहे हैं। मतलब आज हमारी उंगलियों पर पूरी दुनिया है। वीडियो कॉल्स है, सोशल मीडिया है, इंस्टेंट मैसेजिंग है। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि हमने दूरियों को पूरी तरह खत्म ही कर दिया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता तो है। लेकिन अगर हम आज की इस सच्चाई को थोड़ी और गहराई से देखें ना, तो एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। हम एक दूसरे से हर पल जुड़े हुए हैं, फिर भी शायद हम इतिहास के सबसे अकेले लोग हैं। इतनी भीड़ में भी हर इंसान बस अपने आप में सिमटा हुआ है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि हम एक दूसरे के आसपास जरूर हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में एक दूसरे के साथ हैं? क्या ये जो इतनी बड़ी भीड़ है, क्या ये सचमुच एक समाज है? ये आज के समय का मतलब सबसे चुभने वाला सवाल है। तकनीक ने हमें भौतिक रूप से तो बहुत करीब ला दिया है, लेकिन अगर हम मानसिक और भावनात्मक रूप से देखें तो हम एक दूसरे से काफी दूर हो गए हैं। और ये दूरी हमें सच में रुककर ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम जिस सिस्टम में आज जी रहे हैं, क्या वो वाकई एक समाज कहलाने लायक है, या फिर हम केवल कुछ ऐसे लोगों की एक अनियंत्रित भीड़ हैं जो बस अपनी अपनी जरूरतों के लिए एक ही जगह पर रह रहे हैं। एग्जैक्टली। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, उसका मुख्य मिशन है। आज हमारे पास चर्चा के लिए जो स्रोत है, वो हाल फिलहाल का कोई मॉडर्न रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि ये 1956 में श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा लिखा गया एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला निबंध है, जिसका नाम है समाज का वास्तविक स्वरूप, यानी ह्यूमैनिटी इन हार्मनी, द एसेंस ऑफ ट्रू सोसाइटी। ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है ना? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और ये जांचना चाहेंगे कि क्या हमारी आधुनिक दुनिया ने सच में एक सच्चे समाज का निर्माण किया है, या हम उस आदर्श से अभी भी मीलों दूर हैं। तो चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि इस निबंध की सबसे बड़ी खूबी मुझे ये लगी कि ये 70 साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज की जो हमारी हसल कल्चर है और जो अति स्वतंत्रता की एक अंधी दौड़ है, उस पर ये सीधा प्रहार करता है। हाँ, और इस चर्चा की शुरुआत में ही ना ये स्थापित कर लेना बहुत जरूरी है कि किसी भी विचार या ज्ञान का असली मूल्य सिर्फ उसे पढ़ लेने में या सुन लेने में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम उसे समझें, उसकी गहराई में उतरें, और सबसे अहम बात यह है कि उसे अपने रोजमर्रा के व्यवहार में लागू करें। 1956 में लिखे गए ये विचार आज के इस भागदौड़ वाले तकनीकी युग में शायद पहले से भी कहीं अधिक जरूरी हो गए हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले उसे एक बड़े भ्रम को तोड़ते हैं, जिसे आजकल एक सक्सेस मंत्र की तरह बेचा जाता है, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता या खुद को एक सेल्फ मेड इंसान मानने का भ्रम। ये बहुत आम हो गया आजकल। हाँ, आज के समय में हर कोई बस यही साबित करने में लगा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में काफी हूँ, मैं तो एक वन मैन आर्मी हूँ। लेकिन लेखक यहाँ समाज के एक बहुत ही सरल और स्पष्ट परिभाषा देते हुए इस अहंकार को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। सही कहा। उनके अनुसार समाज उन लोगों का समूह है जो साथ साथ आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। और इस बिंदु पर जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि प्रकृति ने जानबूझकर हम इंसानों को अपूर्ण बनाया है, मतलब अधूरा बनाया है। जरा सोचिए, किसी इंसान के पास शारीरिक शक्ति बहुत अधिक होती है, लेकिन शायद उसकी बौद्धिक क्षमता उस स्तर की ना हो। हाँ, ऐसा होता है। वहीं किसी के पास बहुत तेज दिमाग होता है, लेकिन वो शायद ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं कर सकता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ना तो बहुत अधिक बल होता है और ना ही विशेष बुद्धि, लेकिन अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिले ना, तो वो बहुत ही शांति और कुशलता से अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो अपूर्णता है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये प्रकृति का एक डिजाइन है, ताकि हम एक दूसरे से जुड़ सकें, अपनी कमियों को एक दूसरे के सहयोग से पूरा कर सकें। मुझे ना ये बात आधुनिक तकनीक के नजरिए से बहुत अच्छे से समझ आती है। जैसे कोई स्मार्टफोन ले लीजिए। बताइए। अब स्क्रीन ये तो नहीं कह सकती ना कि उसे बैटरी की जरूरत नहीं है, या प्रोसेसर ये दावा नहीं कर सकता कि वो मेमोरी के बिना अकेले ही सब कुछ कर लेगा। क्या बात है, बिल्कुल सही उपमा दिया आपने। है ना? मतलब सबकी अपनी अपनी खासियत और कमियां हैं, और जब वे सब एक साथ जुड़ते हैं एक जिगसॉ पजल की तरह, जहां हर टुकड़े का आकार अलग है, तभी वो डिवाइस काम करता है। हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, बीमारी में हमें डॉक्टर चाहिए, हमारे कपड़ों और खाने के लिए हम किसानों और कारीगरों पर निर्भर है। और सिर्फ जीवन में ही नहीं, इंसान की मृत्यु के बाद भी।
हाँ बिल्कुल। उसके अंतिम संस्कार के लिए भी तो पड़ोसियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो लोग घमंड से ये कहते हैं कि मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेखक इसे सबसे मूर्खतापूर्ण बात मानते हैं। लेकिन आज की दुनिया में तो हमें आत्मनिर्भर और मतलब एकदम अति स्वतंत्र होना सिखाया जाता है, तो क्या ये हमारी प्रकृति के विरुद्ध है? देखिए, ये जो अहंकार है ना, ये असल में गहरी असुरक्षा से आता है। हम अक्सर अलगाव को यानी आइसोलेशन को आत्मनिर्भरता समझने की भूल कर बैठते हैं। अपनी क्षमता का विकास करना और अपने पैरों पर खड़ा होना, ये आत्मनिर्भरता है। लेकिन ये मान लेना कि हमें दुनिया में किसी की जरूरत ही नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। परस्पर निर्भरता ही मानव अस्तित्व की असली सच्चाई है। जब बहुत सारे लोग आपसी समझ और सहयोग के आधार पर अपनी इन व्यक्तिगत सीमाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, तभी वे वास्तव में एक समाज का निर्माण करते हैं। तो अगर हम एक दूसरे पर इतने ही निर्भर हैं और हमारी जरूरतें एक दूसरे से पूरी हो ही रही हैं, तो फिर एक समाज और एक बाजार में क्या फर्क रह जाता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्योंकि बाजार भी तो इसी निर्भरता पर चलता है ना। हम पैसे देते हैं और कोई हमें सेवा या सामान देता है। तो क्या बस साथ मिलकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेना ही समाज है? यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है और यहीं से लेखक की दृष्टि हमें एक गहरे भावनात्मक स्तर पर ले जाती है। वे स्पष्ट करते हैं कि समाज केवल लेन देन या ट्रांजैक्शन का नाम बिल्कुल नहीं है। इसे समझाने के लिए वे एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। अच्छा, कौन सा उदाहरण? वे समाज की तुलना एक बाजार से नहीं करते, बल्कि तीर्थ यात्रियों के एक दल से करते हैं, पिलग्रिम्स। कल्पना कीजिए कि लोगों का एक समूह एक लंबी और बहुत कठिन तीर्थ यात्रा पर पैदल निकला है। सोच पा रही हूँ। अब अचानक उस सुनसान और मुश्किल रास्ते में किसी एक यात्री को हैजा जैसी कोई गंभीर और संक्रामक बीमारी हो जाती है। अब उस दल के पास क्या विकल्प हैं? क्या वे ये सोचकर उसे वहीं सड़क पर छोड़ देंगे कि वो तो बस उनका बोझ बढ़ा रहा है और यात्रा की स्पीड कम कर रहा है? अगर हम आज के कॉर्पोरेट या बाजारवादी नजरिए से सोचें, तो शायद यही होगा। जो कमजोर है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी तरक्की की रफ्तार बस बनाए रखो। बिल्कुल, आजकल यही होता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में किसी के लिए रुकना तो जैसे खुद पीछे रह जाने का पर्याय बन गया है। लेकिन एक सच्चे समाज में ऐसा सोचना भी असंभव है। लेखक बताते हैं कि वे तीर्थयात्री अपनी यात्रा रोक देते हैं। वो उस बीमार साथी की सेवा करते हैं। अगर वो चलने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है, तो बाकी लोग मिलकर उसे अपने कंधों पर उठाते हैं। बाप रे, मतलब शारीरिक रूप से उसे उठाते हैं? हाँ, और जिसके पास जो भी थोड़ा बहुत भोजन होता है, वो आपस में बांटा जाता है। और सबसे अहम बात सुनिए, वे इस तकलीफ और इतने भारी संघर्ष के बीच भी रोते या शिकायत नहीं करते, बल्कि एक स्वर में गीत गाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। गीत गाते हुए। ये उदाहरण सुनने में थोड़ा आदर्शवादी जरूर लगता है, लेकिन इसकी गहराई वाकई अचूक है। इसका मतलब है कि सच्चा समाज एक लेन देन नहीं, बल्कि साझा संघर्ष और एक गहरी मानसिक निकटता का नाम है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब आप किसी के साथ एक मुश्किल सफर तय करते हैं, हाँ। उसके हिस्से का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं, तो क्या होता है? आपके बीच के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, परिवारों के बीच चलने वाले पुराने मुकदमे या पीढ़ियों की जो दुश्मनी होती है, ये सब बेमानी हो जाते हैं। संकीर्णता की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। और ठीक यही वो मनोवैज्ञानिक तंत्र है जो एक भीड़ को समाज बनाता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं ना, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या किया, मतलब आपने बीमार को उठाया, बल्कि इसके पीछे का क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों उठाया? हाँ, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे मैं की सीमा से बाहर निकलकर हम की चेतना तक पहुंच चुके थे। ये जो भावनात्मक जुड़ाव है, यही असली समाज की नींव है। तो अगर हम तीर्थयात्रियों के समूह को एक आदर्श समाज का पैमाना मान लें, तो आज की हमारी वास्तविकता कहाँ ठहरती है? ये कड़वा सच है। अगर हम ईमानदारी से देखें, तो ये पैमाना हमें आईना दिखाता है कि हम इस आदर्श से अभी बहुत बहुत दूर हैं। स्रोत में लेखक ने बहुत ही स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहा है कि आज तक मानव जाति ने वास्तव में एक सच्चे समाज का निर्माण किया ही नहीं है। हाँ, सुनने में कड़वा जरूर लग सकता है, पर आज की सच्चाई यही है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो हम जिन्हें समाज कहते हैं, वे वास्तव में क्या हैं? वे राष्ट्रवाद, विशेष मतों या विचारधाराओं के आधार पर बने हुए बस छोटे छोटे गुट हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जब आप कहते हैं कि भारत केवल भारतीयों के लिए है, या पाकिस्तान केवल पाकिस्तानियों के लिए है, या कोई एक देश केवल एक खास वर्ग के लिए ही समाज बनाएगा, तो ये अलग अलग समूह तो कहला सकते हैं,
पर इन्हें संपूर्ण मानव समाज नहीं कहा जा सकता। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुककर नेक्स्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। मतलब निष्पक्ष रूप से अगर सोचे, हाँ हाँ, पूछिए। क्या देशों की ये सीमाएं या ये अलग अलग विचारधाराएं स्वभाव से ही बुरी या समाज विरोधी हैं? या ऐसा भी तो हो सकता है कि मानव विकास के सफर में ये सीमाएं महज एक सीढ़ी थी, मतलब सुरक्षा के लिए एक पड़ाव थी, जहां पहुंचकर हम बस अटक गए हैं और आगे बढ़ना ही भूल गए हैं। ये बहुत ही गहरा सवाल है, और इसे अगर हम मानव चेतना की गहराई से देखें तो जवाब एकदम साफ हो जाता है। मनुष्य की चेतना की मूल प्रकृति ही है विस्तार करना। विस्तार करना। शुरुआत में इंसान केवल अपने परिवार तक सीमित था, फिर वो कबीलों में बटा, फिर जातियों में, और उसके बाद राष्ट्रों में। ये एक विकास क्रम था। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारी चेतना किसी एक स्तर पर जाकर रुक जाती है और सिकुड़ जाती है। अच्छा। जब हम अपनी पहचान को बस छोटे समूहों तक सीमित कर लेते हैं ना, तो मन में एक डर पैदा होता है। संसाधनों के छिन जाने का डर, अपनी पहचान खोने का डर। और इसी डर से ये संकीर्ण मानसिकता जन्म लेती है कि केवल मेरा समूह श्रेष्ठ है और दूसरे समूह के लोगों का उपयोग या उनका शोषण मेरे लाभ के लिए किया जाना चाहिए। यानी जब मानवता इस तरह टुकड़ों में बढ़ती है तो शोषण होता है, सहयोग की जगह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ ले लेता है। बिल्कुल। और जरा सोचिए, यदि केवल स्वार्थ के कारण या केवल आर्थिक फायदे के लिए साथ आना ही समाज है, तो उसमें उन लोगों का क्या होगा जो उत्पादन नहीं कर सकते, जो आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है? मतलब जैसे विकलांग लोग, बूढ़े, बीमार और असहाय व्यक्ति। हाँ, उनके लिए तो इस स्वार्थी व्यवस्था में कोई स्थान ही नहीं बचेगा, क्योंकि वे तो आपको कोई फायदा नहीं दे रहे। ये तो एक डरा देने वाली तस्वीर है। एक ऐसी व्यवस्था जहां केवल ताकतवर और उपयोगी इंसान की ही जगह है, वो समाज नहीं है। वो तो मतलब एक तरह का परिष्कृत जंगल राज हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। इन विभाजनों और इस उपयोगितावादी सोच को खत्म करने के लिए हमें अपनी उस बुनियादी सोच को ही बदलना होगा कि हम हर एक जीव के मूल्य को आंकते कैसे हैं। और इसे बदलने के लिए लेखक एक बहुत ही खूबसूरत और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण हमारे सामने रखते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इस विराट सृष्टि में आकाश में चमकते हुए विशाल सूर्य और जमीन पर रेंगती हुई एक छोटी सी चींटी, प्रकृति की नजर में दोनों का अस्तित्व समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये बात मुझे जीव विज्ञान के इकोसिस्टम की याद दिलाती है। वो कैसे? जैसे अगर आप किसी घने जंगल में से एक सबसे छोटे, शायद न दिखाई देने वाले कीड़े की प्रजाति को भी पूरी तरह हटा देना, तो पूरा जंगल प्रभावित होता है। हाँ, संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल। खाद्य श्रृंखला टूट जाती है, मिट्टी की उर्वरता बदल जाती है और अंत में बड़े जानवर भी संकट में आ जाते हैं। इसी तरह इंसानी समाज में एक बहुत ही शक्तिशाली अमीर व्यक्ति के जीवन का महत्व उतना ही है जितना किसी मृत्युशैया पर पड़े असहाय और बीमार व्यक्ति का। किसी एक के भी साथ अन्याय पूरे सामाजिक ढांचे को अंदर से कमजोर कर देता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। यहाँ लेखक अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन की बात करते हैं। प्रकृति ने हवा, पानी, सूरज की रोशनी किसी एक वर्ग के लिए तो नहीं बनाई है ना? जाहिर सी बात है, सबके लिए है। प्रकृति की इस विशाल संपदा पर सभी जीवों का समान अधिकार है। लेकिन मानव समाज में प्रभुत्व और शोषण तब शुरू होता है जब हम अपने अधिकारों की तो खूब मांग करते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी तरह भूल जाते हैं। ये बात बहुत ही व्यवहारिक है। मतलब विद्यालय क्यों बनाए जाते हैं, अस्पताल क्यों है, ताकि समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके। ये कोई चैरिटी या किसी का विशेषाधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनका लाभ सभी को समान रूप से मिलना ही चाहिए। अगर आज के समय में कोई बच्चा आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहा है ना, तो ये केवल उसके परिवार की विफलता नहीं है, ये पूरे समाज की विफलता है। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती आती है। इन मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करने और शोषण को रोकने के लिए केवल सरकारी नीतियां या कानून बना देना काफी नहीं होता। हाँ, कानून से सब कुछ नहीं होता। आप कानून बनाकर किसी के अंदर सहानुभूति पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए एक परिष्कृत मानसिकता की आवश्यकता होती है, एक रिफाइंड सोच की। और इस परिष्कार का रास्ता संस्कृति और सभ्यता से होकर गुजरता है। तो इन सब का असल में क्या अर्थ है? क्योंकि अक्सर हम संस्कृति और सभ्यता का मतलब बस महंगे कपड़े पहनने या बहुत अच्छे से बात करने से निकाल लेते हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत बहुत ही गहराई से मनुष्य और पशु के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। देखिए, मूल प्रवृत्तियां तो दोनों में एक जैसी होती हैं। जैसे कि भूख लगना। हाँ बिल्कुल, भूख एक जानवर को भी लगती है और इंसान को भी।
जानवर भूख लगने पर झपट कर खाना खा लेता है, लेकिन इंसान भोजन करने से पहले हाथ धोता है, उसे एक सलीके से पकाता है, खाने से पहले दूसरों से पूछता है, उन्हें आमंत्रित करता है। मूल काम तो वही भोजन करना ही है, लेकिन उससे करने का ये जो शालीन तरीका है ना, यही संस्कृति है। हाँ, समझी। और सभ्यता क्या है? सभ्यता कोई स्थिर चीज नहीं है। ये निरंतर विकास की एक प्रक्रिया है जो हमें अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाती है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? आज के मॉडर्न माहौल में हम अक्सर देखते हैं कि लोग बहुत ही सभ्य तरीके से बात करते हैं। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, लेकिन अनजाने में ही सही अंदर ही अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने या उनका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। तो क्या हमारे ये आज के आधुनिक शिष्टाचार वास्तव में संस्कृति है, या हम केवल पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां हमारे बाहरी कार्य हमारे आंतरिक उद्देश्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाते? लेखक ने 1956 में ही इस चीज को भांप लिया था। वे बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि परिष्कार और पाखंड में जमीन आसमान का अंतर है। आपने भी जो उदाहरण दिया ना, वो पाखंड है, यानी हिपोक्रेसी। पाखंड का सीधा सा मतलब है जब इंसान के भीतर कुछ और हो और बाहर कुछ और। आधुनिक शिष्टाचार अक्सर इसी पाखंड का मुखौटा बन जाता है। तो फिर असली संस्कृति क्या है? मतलब एक परिष्कृत और संस्कृत व्यक्ति की पहचान क्या है? जो वास्तव में एक संस्कृत व्यक्ति होता है, उसके भीतर और बाहर एक गहरा सामंजस्य होता है। उसके अंदर कोई दिखावा नहीं होता है। लेखक के अनुसार जो लोग अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटते हैं, जो असहायों की मदद के लिए बिना स्वार्थ आगे आते हैं, वास्तव में उन्हीं में सबसे अधिक सामाजिक चेतना होती है। ज्ञान और करुणा का ये फैलाव ही सभ्यता का चरम बिंदु है। क्या बात है! ये बहुत ही सुंदर व्याख्या है। स्रोत में समाज की इस जिम्मेदारी को समझाने के लिए एक नवजात शिशु का उदाहरण भी दिया गया है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो बहुत ही प्यारा उदाहरण है। एक नवजात शिशु इस दुनिया में, या कहें इस समाज रूपी तीर्थ यात्रा में, एक बिल्कुल नया यात्री है। वो पूरी तरह से असहाय है। ऐसे में ये समाज का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो उस नए यात्री की देखभाल करे। समाज का ये दायित्व है कि वो कमजोर और उपेक्षित लोगों को अपने साथ लेकर चले। बिल्कुल। और अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा को समेटें, तो यही बात निकलकर सामने आती है। शुरुआत में हमने जाना कि पूर्ण स्वतंत्रता एक भ्रम है। फिर हमने समझा कि समाज कोई लेन देन का बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा तीर्थयात्री दल है जो एक दूसरे का बोझ उठाता है। और ये भी देखा कि कैसे राष्ट्रवाद मानवता को खंडित करता है, जबकि असल में एक चींटी और सूर्य दोनों का महत्व इस प्रकृति में समान है। हाँ, और अंत में हमने समझा कि सच्ची संस्कृति और सभ्यता हमें दिखावे या पाखंड से दूर ले जाकर एक ऐसी चेतना की ओर ले जाती है जहां हम दूसरों का उत्थान करते हैं। और इसी उत्थान की दिशा में स्रोत के अंत में एक बहुत ही आशावादी संदेश है। लेखक कहते हैं कि मानवता की इस सामूहिक और कल्याणकारी यात्रा का द्वार सभी के लिए खुला है। उन्होंने इसे आनंद मार्ग का नाम दिया है, जो हर इंसान को ये निमंत्रण देता है कि वे इस संयुक्त और विजयी यात्रा में शामिल हों और एक स्वर में गीत गाते हुए आगे बढ़ें। ये बहुत जरूरी है कि हम अपना ज्ञान और अनुभव साझा करें, क्योंकि इसी से हम एक सच्चे समाज की ओर बढ़ सकते हैं। तो अब जब हम इस गहरी पड़ताल के अंत में आ पहुंचे हैं, मैं एक नए और गहरे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगी, जो हमारे स्रोत के आधार पर ही है। बिल्कुल, बताइए। हमने बात की कि एक सच्चा समाज तीर्थयात्रियों के उस समूह की तरह है जो किसी एक साथी को हैजा हो जाने पर उसे पीछे नहीं छोड़ता। वो रुकता है, उसकी सेवा करता है और जरूरत पड़ने पर उसे अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ता है। अब जरा आज की दुनिया की ओर देखिए। हमारी रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन आज हमारी इस तेज रफ्तार यात्रा में हमारे ही कई साथी चुपचाप पीछे छूट रहे हैं। तो क्या आज का हमारा बढ़ता हुआ ये डिजिटल अलगाव और ये जो मानसिक अवसाद यानी मेंटल डिप्रेशन है, माफ कीजिएगा मेरा मतलब है जो मानसिक अवसाद फैल रहा है, क्या ये इस आधुनिक युग का वो नया हैजा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और अगर हाँ, तो क्या हमारा आज का समाज अपनी ये तेज यात्रा रोककर इस नए अदृश्य हैजे से जूझ रहे अपने ही साथियों को अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस विचार पर आप सभी स्वयं चिंतन करें। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। ज्ञान तभी सार्थक है
जब वो हमारे व्यवहार में उतरे।